रामपुर गांव उत्तर भारत के उन इलाकों में से एक था जहां की हवा में हमेशा गन्ने के रस की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। राजीव एक लंबा गठीले बदन का आदमी था जिसकी आंखों में मेहनत की चमक और चेहरे पर उम्र की लकीरें सान दिखती थीं। उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका 18 साल का बेटा, जिसे गांव वाले जतिन कहते थे, ही उसके जीने की इकलौती वजह था। पिताजी, आज फिर सुखिया काका के खेत से चीखने की आवाज आई थी। सुखिया काका, अरे बेटा, ये तुम्हारा बेहम होगा। गांव में डर फैला हुआ है, इसीलिए लोगों को हवा की आवाज भी चीख लगती है। लेकिन राजीव मन ही मन जानता था सुखिया काका झूठ नहीं बोल रहा। पिछले 4 दिनों से हर सुबह किसी न किसी खेत में गन्ने की फसल उखड़ी हुई मिल रही थी। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। कोई भी इंसान एक ही रात में इतना गन्ना नहीं चुरा सकता था। जैसे ही पिता पुत्र अपने खेत की ओर बढ़े, रास्ते में उन्हें गांव के सरपंच और कुछ लोग मिले। सरपंच का चेहरा पसीने से तरबतर था। राजीव, गजब हो गया। आज भोर में रज्जाक ने उसे देखा है। वह कहता है कि वह कोई मामूली भालू नहीं है, वह शैतान का दूत है। कद में 7 फीट का, काला घना फर और आंखें। रज्जाक कहता है कि उसकी आंखें रात के अंधेरे में लाल बल्ब की तरह जल रही थीं। राजीव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह अपने खेत की मेड़ पर पहुंचा, खेत की गीली मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वे पंजे किसी भालू के ही थे। अब्बा, यहाँ देखिए। आज रात हम घर नहीं जाएंगे। आज रात हम यहीं खेत में रुकेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा जानवर है जो हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है। दोपहर ढलते ढलते राजीव और उसके 2 साथियों इकबाल और करीम ने मिलकर खेत के बीचों बीच एक मचान तैयार की। यह मचान जमीन से करीब 12 फीट ऊपर थी ताकि नीचे रहने वाले किसी भी खतरे से बचा जा सके। शाम के 7 बजते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। राजीव, जतिन, इकबाल और करीम चारों मचान पर चढ़ गए। उनके पास 2 मजबूत लाठियां और राजीव की वह तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। करीम भाई, सुना है भालू बहुत चालाक होते हैं। डर मत बेटे, हम 4 लोग हैं और फिर राजीव की कुल्हाड़ी के सामने तो बड़े बड़े दरिंदे पानी भरते हैं। रात के 11:25 बज रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। गन्ने के ऊंचे खेत हवा के झोंकों के साथ सरसर की डरावनी आवाज कर रहे थे। अचानक खेत के उत्तरी छोर से एक आवाज आई। राजीव ने फुसफुसाकर सबको सावधान किया। सबकी सांसें रुक गईं। चारों अपनी अपनी जगह जम गए और नीचे अंधेरे को चीरने की कोशिश करने लगे। लेकिन गन्ने इतने घने थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज बंद हो गई। करीब 10 मिनट तक सिर्फ सन्नाटा रहा। लेकिन तभी मचान के ठीक नीचे वाली लकड़ी पर किसी ने जोर से खरोंच मारी। मचान हल्का सा डगमगाया। वहां उन्हें कुछ काला और विशाल दिखाई दिया। वह एक घना फर वाला हिस्सा था जो तेजी से गन्नों के बीच ओझल हो गया। Salicylic acid, my skin is purging like hell, rashes, redness. गन्नों के बीच ओझल हो गया। लेकिन उस रात वो दोबारा नहीं दिखा। थकान और खौफ के बीच उन चारों की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह के 6:30 बजे सूरज की पहली किरण मचान पर पड़ी, राजीव की आंख खुली। वो झटके से उठा और नीचे झांका। नहीं, ये नहीं हो सकता। मचान के चारों तरफ का करीब 10 मीटर का दायरा पूरी तरह साफ हो चुका था। गन्ने ऐसे कटे और चबाए गए थे जैसे किसी ने उन्हें बड़ी ही नफरत से उजाड़ा हो। पड़ोसी इकबाल और करीम भी जाग चुके थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। राजीव भाई, हम चारों ऊपर थे, जाग रहे थे, फिर भी इसने इतना नुकसान कर दिया और हमें भनक तक नहीं लगी। राजीव नीचे उतरा
और जमीन की मिट्टी को गौर से देखने लगा। वहां पंजों के निशानों के साथ साथ एक जगह थूका हुआ लाल रंग का निशान था। ये पान का निशान है। उसका दिमाग चकरा गया। भालू पान नहीं खाता। इसका मतलब था कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। कोई इंसान भालू बनकर उन्हें डरा रहा था और उनकी फसल लूट रहा था। आज रात हम मचान पर नहीं बल्कि जमीन पर छिपेंगे और इस बार शिकार नहीं शिकारी बनेंगे। राजीव की बात सुनकर इकबाल और करीम के चेहरे पर पसीना आ गया। जमीन पर बैठकर उस दरिंदे का इंतजार करना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन उनकी साल भर की कमाई और इज्जत दांव पर लगी थी। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, लेकिन उन चारों के मन में आने वाली रात का अंधेरा अभी से छाने लगा था। दिन भर गांव में सन्नाटा रहा। राजीव ने किसी को नहीं बताया कि उसने जमीन पर पान के निशान देखे हैं। दोपहर में राजीव ने अपने घर के पिछवाड़े में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिस कर इतना तेज कर दिया कि उस पर एक बाल भी कट जाए। जतिन अपने पिता को देख रहा था। पिताजी, क्या हम वाकई नीचे बैठेंगे? अगर वो सच में जानवर हुआ तो? जानवर से लड़ना आसान है बेटा, लेकिन जो इंसान जानवर का मुखौटा पहन ले वो सबसे खतरनाक होता है। आज रात उसे पता चलेगा कि रामपुर की मिट्टी में सिर्फ गन्ना नहीं उगता, यहाँ मर्द भी पैदा होते हैं। शाम ढलते ही चारों फिर से खेत की ओर चल पड़े। इस बार उन्होंने मचान का इस्तेमाल नहीं किया। वे चारों एक दूसरे से 10-10 फीट की दूरी पर थे ताकि उस भालू को चारों तरफ से घेरा जा सके। रात के 12:00 बज चुके थे। तभी गन्नों के बीच से एक विशाल काली आकृति बाहर निकली। वह बिल्कुल 7 फीट का था, जिसके कंधे चौड़े थे और पूरा शरीर काले घने बालों से ढका था। वह आकृति एक गन्ने के पास रुकी और उसे झटके से उखाड़ दिया। उसने एक भयानक गुर्राहट निकाली। वह आकृति गन्ने के घने जंगल के अंदर भागने लगी। लेकिन राजीव अपनी फसल की बर्बादी का बदला लेने के लिए अंधा हो चुका था। वो कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागा। खेत के बीचों बीच पहुंचकर उस भालू लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जैसे ही वो उठा, राजीव उसके सामने खड़ा था। आज तेरा खेल खत्म। वह आकृति हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। नहीं, रुक जाओ। एक इंसानी आवाज उस मुखौटे के पीछे से निकली, लेकिन राजीव का हाथ नहीं रुका। कुल्हाड़ी सीधे उस आकृति के कंधे और पेट के बीच वाले हिस्से में धंस गई। वो वार इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी हड्डियों को काटती हुई आर पार हो गई। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे रामपुर गांव को जगा दिया होगा। वह भालू जमीन पर गिर पड़ा। इकबाल और करीम मशाले लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन पर खून की नदी बह रही थी। राजीव ने कांपते हाथों से उस आकृति का मुखौटा पूरी तरह हटा दिया। सबके होश उड़ गए। वह गांव का ही रहने वाला किशोर था। किशोर एक मामूली सा चोर था जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। उसने भालू की खाल के अंदर रुई और गद्दे भर रखे थे ताकि वो विशाल दिखे और कोई उसके पास आने की हिम्मत न करे। किशोर, तू ये सब कर रहा था? मुझे माफ कर दो, मैंने बस अपनी गरीबी। कहते कहते उसकी आंखें पथरा गई। उसने वहीं दम तोड़ दिया। चारों खामोश खड़े थे। गन्ने के खेत के बीच एक लाश पड़ी थी। अब हम क्या करेंगे? पुलिस हमें जेल भेज देगी। हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा, पर कानून कौन मानेगा? अगर गांव को पता चला कि हमने किशोर को मार दिया है तो पुलिस केस होगा और हमारी खेती बाड़ी सब बर्बाद हो जाएगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये लाश और ये खून? खेत के कोने में जो बंजर जमीन है वहां हम इसे दफन कर देंगे। गांव वाले यही समझेंगे कि भालू भाग गया। उन्होंने उस बंजर जमीन पर एक गहरा गड्ढे खोदा। जैसे ही वे लाश को गड्ढे में डालने लगे,
एक ठंडी हवा का झोंका आया और गन्ने के खेत में एक अजीब सी सरसराहट हुई। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी अंतिम संस्कार के उन्होंने किशोर की लाश को उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। उन्होंने कसम खाई कि इस रात का सच वे अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। जो मुद्रा लोन से लोन नहीं लेगा ना, उसका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। देखो बहुत सारे बिजनेस वाले ना बैंक जाके लोन ले रहे हैं, सोच रहे हैं बैंक से लोन मिल जाएगा। भाई बैंक वाले तुमको यहाँ 18-20% का इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। इस रात का सच वे अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। उस घटना के बाद 7 दिन बीत गए। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोगों को लगा कि भालू का आतंक खत्म हो गया है, क्योंकि अब रात में कोई गुर्राहट सुनाई नहीं देती थी। राजीव ने भी राहत की सांस ली थी, लेकिन उसका बेटा अब रातों को सोते सोते अचानक चौंक कर उठ जाता था। पिताजी, मुझे सपने में वही गड्ढा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से मुझे पुकार रहा है, जतिन ने डरी हुई आवाज में कहा। राजीव ने उसे डांट कर चुप करा दिया, पर उसका अपना दिल भी बैठा जा रहा था। रामपुर गांव की फिजा में फिर से वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार यह खौफ पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। इकबाल, जो उस रात किशोर को दफनाने में साथ था, अपने घर के बाहर नहीं निकला। जब उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए गांव वालों को बुलाया, तो जो नजारा देखा गया उसने सबके होश उड़ा दिए। इकबाल अपने ही घर के आंगन में मृत पड़ा था। उसकी लाश की हालत देखकर गांव का सबसे मजबूत दिल वाला आदमी भी उबकाई लेने लगा। इकबाल का पेट बिल्कुल उसी तरह चीरा गया था जैसे कुल्हाड़ी ने किशोर का पेट चीरा था, और चारों तरफ गन्ने के खेत की मिट्टी और पंजों के निशान थे। अभी गांव वाले इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि खबर आई कि दूसरे पड़ोसी करीम का भी वही हाल हुआ है। करीम की लाश उसके गन्ने के खेत की मेड़ पर पड़ी मिली। उसे भी उसी बेरहमी से मारा गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि करीम के मुंह में गन्ने के सूखे टुकड़े ठूंसे हुए थे और उसके चेहरे पर वही भयानक खौफ था जो मौत के आखिरी पलों में उसने देखा होगा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे। राजीव समझ गया कि किशोर की रूह वापस आ गई है और अब अगला नंबर उसका है। उस रात राजीव ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली। उसने हाथ में वही कुल्हाड़ी पकड़ ली जिससे उसने किशोर को मारा था। रात के 12:00 बज रहे थे। अचानक घर के बाहर सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाजें बंद हो गईं। तभी घर की दीवारों पर किसी भारी चीज के राजीव ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की दरार से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर गन्ने के खेत के किनारे वही विशाल काली आकृति खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। वो साया पारदर्शी था। किशोर की रूह थी जो अब एक पिशाच बन चुकी थी। वह रूह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगी। राजीव, मुझे मुक्ति क्यों नहीं दी? एक भारी गूंजती हुई आवाज दीवारें चीरती हुई अंदर आई। राजीव और उसका बेटा घर के एक कोने में सिमट गए। राजीव समझ गया कि लाठी और कुल्हाड़ी से इस रूह को नहीं हराया जा सकता। जैसे सुबह हुई, राजीव पागलों की तरह गांव के सबसे पुराने हिस्से की ओर भागा जहां मंगू बाबा रहते थे। मंगू बाबा 110 साल के बूढ़े तांत्रिक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रूहानी ताकतों को समझने में लगा दी थी। बाबा, मुझे बचा लीजिए, वह मुझे मार डालेगा। राजीव बाबा के चरणों में गिर पड़ा। मंगू बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से राजीव को देखा। तुमने जो बोया है वही काट रहे हो राजीव। उस रूह को तुमने बेइज्जती की मिट्टी में दबाया है। वह अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह पूरा गांव श्मशान न बना दे। कोई तो रास्ता होगा बाबा। एक ही रास्ता है, तुम्हें उसे वही देना होगा जो तुमने उससे छीना था, अग्नि और मंत्रों का सम्मान। आज रात
ठीक उसी समय जब तुमने उसे मारा था, तुम्हें उसकी लाश को फिर से खोदकर बाहर निकालना होगा। रात के 12 बज रहे थे। मंगू बाबा, राजीव और उसका बेटा उसी बंजर जमीन पर पहुंचे जहां किशोर की लाश दफन थी। बाबा ने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही राजीव ने मिट्टी खोदनी शुरू की, पूरा गन्ने का खेत हिलने लगा। तभी गड्ढे से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आई। जल्दी करो राजीव, वह आ रहा है। बाबा चिल्लाए। तभी वह प्रेत गन्नों के बीच से निकला। वह इतना ताकतवर था कि बाबा का सुरक्षा घेरा टूटने लगा। उसने एक विशाल पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंका। बाबा ने मंत्रों से उसे हवा में ही रोक दिया, लेकिन उनके मुंह से खून निकलने लगा। राजीव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गड्ढे से वो गला सड़ा शरीर बाहर निकाला, जो अब काला पड़ चुका था। उसने सूखी लकड़ियां और गन्ने की सूखी पत्तियां उस पर डाली। मुक्ति, तुझे मुक्ति देता हूँ किशोर। राजीव ने चिल्लाते हुए मशाल लाश की ओर फेंकी। जैसे ही आग ने लाश को छुआ, वह प्रेत जोर से चीखा। वह आग की लपटों की ओर खींचने लगा। उस आग के बीच किशोर की रूह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे से वह नफरत धीरे धीरे गायब हो रही थी। रामपुर, मुझे माफ करना। उसकी आखिरी पुकार के साथ और वो साया राख में बदल गया। मंगू बाबा जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। तो वह डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। राजीव ने उसी जगह एक छोटा सा दिया जलाया और कसम खाई कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। रामपुर के गन्ने अब फिर से मीठे थे, लेकिन उनकी सरसर आज भी उस खौफनाक रात की याद दिलाती थी। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही में सही है। और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब इस मोबाइल प्लेटफॉर्म में इस तरीके का फीचर आ सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे देखिए, ट्रेड के बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है, ऑप्शन स्कैल्पर का। अब ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छी फीचर लगी। एक ही चार्ट में दोनों स्क्रीन तो दिख ही रहा है, डेरिवेटिव और इंडेक्स दोनों दिख रहे हैं, और मैं यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने टैप किया, बाय एट मार्केट, सेल एट मार्केट, क्वांटिटी सेंसेक्स में 20 की क्वांटिटी दिख रही है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको 60 की 100 कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ। और बाय ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं एसएल रखता हूँ इस विक के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल इसके लो। घर के अंदर विश्वनाथ दादाजी अपनी पोती अंजलि तकरीबन 12 वर्ष के साथ